हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी फिजिक्स सिंप्लीफाइड। इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 5.9.1 फ्रिक्शन की। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 लॉज ऑफ मोशन हम कर रहे हैं। तो फ्रिक्शन समझते हैं हम। ठीक है, तब जब भी दो बॉडीज कांटेक्ट में होगी उनमें रिलेटिव मोशन होने की कोशिश होगी। ठीक है, रिलेटिव मोशन होगा या फिर इम्पेडिंग मोशन होगा। ठीक है, तब उसमें फ्रिक्शन फोर्स प्ले में आएगा। ठीक है, डिटेल में समझते हैं फ्रिक्शन फोर्स को। Let us return to the example of a body of mass m at rest on a horizontal table। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट है m मास का, ये टेबल पे है, इस पे जो वेट लग रहा है नीचे mg लग रहा है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज कैंसल बाय द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑफ द टेबल। ठीक है, तो देखो जो टेबल है ये वेट इसका नीचे लग रहा है mg, क्या ये नीचे जा रहा है? नहीं जा रहा है नीचे। इसका मतलब कोई ना कोई इस पर एक फोर्स लग रहा है जो क्या कर रहा है, इसको इक्विलिब्रियम में है यहाँ पर। ठीक है, इस पर नेट फोर्स 0 है, मतलब एक फोर्स टेबल क्या कर रहा है, इस पर एक फोर्स लगा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो सरफेस के परपेंडिकुलर है। ठीक है, नॉर्मल टू द सरफेस है। ठीक है, और चूंकि इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, तो एन जो है इस वेट के इक्वल है, नॉर्मल रिएक्शन वेट के इक्वल है। अगर इसका रीज़न मैं बताऊँ तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या होता है, एटम्स और मॉलिक्यूल जो दोनों सरफेसेस है, ठीक है, जो बॉडी है और जो ग्राउंड है, उनके एटम और मॉलिक्यूल में जो रिपल्शन की वजह से डेवलप होता है। ठीक है, ओके ना। तो नॉर्मल रिएक्शन तो यहाँ पर बैलेंस हो गया वेट की वजह से, वेट जो है नॉर्मल रिएक्शन से कैंसिल आउट हो गया। नाउ सपोज अ फोर्स एफ इज अप्लाइड हॉरिजॉन्टली टू द बॉडी। हमने अब क्या किया, इस पर एक फोर्स लगाया, एफ फोर्स लगाया इस बॉडी पे। ठीक है, एफ फोर्स लगाया। वी नो दैट फ्रॉम एक्सपीरियंस दैट अ स्मॉल अप्लाइड फोर्स मे नॉट बी इनफ टू मूव द बॉडी। क्या थोड़ा सा फोर्स लगाने पे वो बॉडी मूव करने लग जाती है? ऐसा नहीं होता है, हमें पता है। ठीक है, कोई भी बॉडी पे फोर्स लगाओगे थोड़ा सा, नहीं मूव करती। ठीक है, but if the applied force F were the only external force on the body, it must move with acceleration F upon m। अगर सिर्फ ये एक्सटर्नल फोर्स होता है बस यहाँ पर, ठीक है, तो थोड़े से फोर्स पे भी ये मूव कर देना चाहिए था, लेकिन ये नहीं करती मूव। इसका मतलब एक और फोर्स है जो क्या कर रहा है, इस फोर्स को अपोज कर रहा है। ठीक है, और वही है फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, however small, clearly the body remains at rest because some other force comes into play in the horizontal direction and opposes the applied force, resulting in zero net force of the body। तो opposite direction में apply हो रहा है और net force इसलिए zero आ रहा है। This force F is parallel to the surface of the body in contact with the table is known as friction force। ठीक है, और ये जो Fs force है जो parallel है surface के और जो relative motion को oppose कर रहा है, इसको हम frictional force बोलेंगे या simply friction बोलेंगे। The subscript stand for static friction to distinguish it from kinetic friction। F के that we consider later ना। तो ये बस kinetic friction जब बॉडी मोशन में होगा तब लग रहा होगा, और F जब रेस्ट में तब लग रहा है। Note that static friction does not exist by itself। तो खुद से एग्जिस्ट नहीं करता है। कब होगा? जब अप्लाइड फोर्स फोर्स अप्लाई करेंगे तब स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। व्हेन देयर इज नो अप्लाइड फोर्स देयर इज नो स्टैटिक फ्रिक्शन। जब कोई अप्लाइड फोर्स नहीं है तो कोई स्टैटिक फ्रिक्शन भी नहीं है। ठीक है, इट कम्स इन टू प्ले द मोमेंट देयर इज एन अप्लाइड फोर्स। जैसे ये फोर्स अप्लाई किया, देखो ना, ऑब्वियसली बात है, अगर अप्लाइड फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन फोर्स होता तो बॉडी को तो मूव करना चाहिए था, नेट फोर्स होना चाहिए था उसमें। तो ये तभी रोल में आएगा, जैसे ही अप्लाइड फोर्स करेंगे वैसे ही स्टैटिक फ्रिक्शन भी रोल में आ जाएगा और नेट फोर्स 0 हो जाएगा। As applied force increases, F is also increases। ठीक है, फिर से देखो, हमने फोर्स पहले 1 न्यूटन लगाया, मूव नहीं करा, मतलब फ्रिक्शन कितना है? 1 न्यूटन, तभी तो नेट फोर्स 0 है। 2 न्यूटन कर दिया, फोर्स बढ़ा दिया, फ्रिक्शन कितना होगा? 2 न्यूटन होगा फोर्स, तभी तो नेट फोर्स 0 है। तो फ्रिक्शन जो फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शन, ये सेल्फ एडजस्टिंग है, फोर्स के साथ बढ़ता जाएगा, अप्लाइड फोर्स के साथ। ठीक है, हाँ। F is also increases, remaining equal and opposite to the applied force, keeping the body at rest, और body rest में रहेगी, and it is called static friction। इसे static friction बोलते हैं। ठीक है, body rest में रहेगी। Static friction opposes impending motion। The term impending motion means motion that would take place but does not actually take place under applied force if friction was absent। ठीक है, impending motion मतलब मोशन जो होना था बट हुआ नहीं। ठीक है, मतलब अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता है, ये मूव करता बॉडी, बट क्योंकि फ्रिक्शन है उस वजह से क्या हुआ,
मोशन नहीं हो पाए तो इम्पेंडिंग मोशन बोला है, ठीक है। तो इम्पेंडिंग जो होना चाह रहा था मोशन, ठीक है, उसको अपोज करता है स्टैटिक फ्रिक्शन। We know from experience that as the applied force exceeds a certain limit, the body begins to move. It is found experimentally that the limiting value of static friction is independent of the area of contact and varies with the normal force approximately as. तो जो हम देखते हैं कि एक लिमिट के बाद तो वो मूव करने लग जाएगी बॉडी, ठीक है। तो जो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की है ना, मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की है, ठीक है। लिमिटिंग वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलते थे उसको, एफ एस मैक्स। ये एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के इंडिपेंडेंट है, ध्यान रखना इस बात को। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के इंडिपेंडेंट है और किस पे डिपेंड करती है? नॉर्मल डायरेक्शन पे डिपेंड करती है ये, ठीक है। दिस डिपेंड्स ऑन द नॉर्मल डायरेक्शन। सो एफ एस मैक्सिमम दिस इज proportional to normal reaction, and when we remove the proportionality, what we get a constant. This constant is called mu s. This is coefficient of static friction, ठीक है। तो coefficient of static friction है, किस पे डिपेंड करेगा? ये जो सरफेस कैसा है, सरफेस पे डिपेंड करेगा। रफ सरफेस से तो म्यू एस की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है, और अगर स्मूथ सरफेस तो कम होगी, ओके। तो जो फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, लिमिटिंग केस ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है, ये नॉर्मल डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और ऑब्वियसली सरफेस की किस तरह का सरफेस है वो, ठीक है, नेचर ऑफ द सरफेस पे डिपेंड कर रहा है। देखो, द म्यू एस इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। द लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मे बी रिटन एज, स्टैटिक फ्रिक्शन को ऐसे लिख सकते हैं, म्यू एस इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन, ठीक है। तो इसके बाद नाउ दिस इज if the applied force exceeds fs max the body begins to slide on the surface। और अगर applied force क्या हो गया, ये लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा हो गया, ठीक है। जैसे कि मैंने बॉडी पे फोर्स लगाया 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 ने मूव नहीं किया, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन मूव कर गया, तो 4 न्यूटन तक ही था ये मैक्सिमम वैल्यू। उससे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो मूव नेट फोर्स ज़ीरो हो जाएगा, नेट फोर्स नॉन ज़ीरो हो जाएगा और रिलेटिव मोशन होगा। When it is found experimentally then when relative motion has started, the friction force decreases from the static maximum value। जैसे रिलेटिव मोशन होगा, ये एक्सपेरिमेंट हमने देखा, जो फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है, अब फ्रिक्शन फोर्स भी क्या होने डिक्रीज होने लग जाएगा, ठीक है। तो ये हम ग्राफ से भी देखते हैं, ग्राफ बनाते हैं, यहाँ दिया नहीं है ग्राफ। तो देखो, पहले जब जो फ्रिक्शन है अप्लाइड फोर्स के साथ क्या होगा, ये फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा पहले, ठीक है, मैक्सिमम पहुंच जाएगा, फिर क्या होगा, ये डिक्रीज होके कांस्टेंट हो जाएगा, ये काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक। तो काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से लिमिटिंग केस ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या होता है, कम होती है इसकी वैल्यू। फ्रिक्शन फोर्स एट ऑपोजिट रिलेटिव मोशन बिटवीन सरफेस एंड कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड काइनेटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड इज डिनोटेबल एफ के, ना। तो जो फ्रिक्शन क्या करेगा, अब जब देखो जब ये बॉडी मोशन में आ गई, ठीक है, तो क्या करेगा, तो जो फ्रिक्शन क्या कर रहा है, फिर से रिलेटिव मोशन को अपोज करने की कोशिश कर फ्रिक्शन। तो जो रिलेटिव मोशन जो हो रहा है, रिलेटिव मोशन है, ये मूव कर रही है, इसको जो अपोज कर रहा है फ्रिक्शन, दैट इज द काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन लाइक स्टैटिक फ्रिक्शन इज फाउंड टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, फॉर दैट इज नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी, ठीक है। ये भी इंडिपेंडेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट से और नियरली वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट है। इट सेटिस्फाइज सिमिलर टू स्टैटिक फ्रिक्शन, तो ये भी क्या आ जाएगा, एफ के इज इक्वल टू म्यू के, एंड जिसमें म्यू के क्या है, दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। फिर ये सरफेस पर डिपेंड करती है, ओके। एज मेंशन अबव, एक्सपेरिमेंट शो दैट म्यू के इज लेस देन म्यू एस, है ना। तो म्यू के क्या है, म्यू एस से छोटा है, मतलब हमने देखा ना, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा कम होगी स्टैटिक फ्रिक्शन के से। When relative motion has begun, the acceleration of the body according to the second law is F minus Fk upon m, ठीक है। रिलेटिव मोशन जब हो गया तो नेट फोर्स कितना लग रहा है, देखो, जब रिलेटिव मोशन, देखो फोर्स हम आगे लगा रहे हैं और जो काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा है, उसको रिलेटिव अपोज कर रहा है, तो नेट फोर्स कितना, F माइनस Fk, और एक्सलेरेशन कैसा है, मास से डिवाइड कर दो बॉडी के मास से, तो एक्सलेरेशन आ गया। फॉर अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी एफ इज इक्वल टू एफ के, अगर बॉडी
कांस्टेंट वेलोसिटी मूव करिए, नेट फोर्स 0 है, मतलब जो अप्लाइड फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स के काइनेटिक फ्रिक्शन के इक्वल है। इफ द अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी इज रिमूव, अब अप्लाइड फोर्स हटा दिया, देखो यहाँ से ये एफ हटा दिया तो क्या आएगा, अब एक्सप्रेशन क्या आएगा, माइनस एफ के अपॉन एम। तो बॉडी क्या करेगी, अब नेट फोर्स कहाँ लग रहा है, पीछे की तरफ लग रहा है, फ्रिक्शन ही तो लगा रहा है बस फोर्स, और बॉडी स्टॉप हो जाएगी इस काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से। The law of friction gives above do not have the status of fundamental laws like those for gravitation, electric and magnetic force। ठीक है, तो जो लॉज ऑफ फ्रिक्शन का वो स्टेटस तो नहीं है जो फंडामेंटल फोर्सेस जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। ठीक है, दे आर एम्पेरिकल रिलेशन दैट आर ओनली अप्रॉक्सीमेटली टू, जो अप्रॉक्सीमेटली टू है लेकिन फिर भी बहुत यूजफुल है। ठीक है, दे आर वेरी यूजफुल इन प्रैक्टिकल कैलकुलेशन इन मैकेनिक्स। When two bodies are in contact, each experiences a contact force by the other। ठीक है, तो जब दो बॉडीज कांटेक्ट में होगी उनमें वो कांटेक्ट फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। फ्रिक्शन बाय डेफिनेशन इज द कंपोनेंट ऑफ द कांटेक्ट फोर्स parallel to the surface in contact which opposes impending or actual relative motion between the two surfaces। तो फ्रिक्शन वो कांटेक्ट फोर्स का वो पैरेलल कंपोनेंट है जो क्या करेगा, जो रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। ठीक है, नोट दैट इट इज नॉट मोशन बट रिलेटिव मोशन दैट द फ्रिक्शनल फोर्स अपोज है। ठीक है, रिलेटिव मोशन को करता है। ठीक है, मतलब कोई भी जरूरी है कि सब बॉक्स है तो बॉक्स ही मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो उसको अपोज करेगा, जो जैसे कि अगर एग्जांपल में ट्रेन का दिया है, यहाँ पर ट्रेन का कंपार्टमेंट एक्सेलरेट कर रहा है, उसमें बॉक्स लग रहा है, बॉक्स रखा हुआ है, तब भी ऑपोजिट रिलेटिव मोशन स्टॉप होगा। कैसे देखते हैं, एग्जांपल समझते हैं। कंसीडर अ बॉक्स लाइंग इन द कंपार्टमेंट ऑफ अ ट्रेन, जस्ट अ सेकेंड, यस ओके, सो नाउ कंसीडर अ बॉक्स लाइंग इन द कंपार्टमेंट ऑफ अ ट्रेन दैट इज एक्सेलरेटिंग। एक ट्रेन है जो एक्सेलरेट कर रही है, उसमें बॉक्स रखा है उसके कंपार्टमेंट में। इफ द बॉक्स इज स्टेशनरी रिलेटेड टू द ट्रेन इट इज इन फैक्ट एक्सेलरेटिंग अलॉन्ग विद द ट्रेन। देखिए, अगर बॉक्स क्या है, अगर ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है ये, और ये बॉक्स रखा है यहाँ पर, ठीक है, तो और बॉक्स स्टेशनरी है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये बॉक्स भी क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, अगर एक्सेलरेट नहीं कर रहा होता तो ये पीछे की तरफ जा रहा होता। ठीक है, तो इस बॉक्स को एक्सेलरेट कौन करा रहा है, फ्रिक्शन करा रहा है। क्लियरली द ओनली what forces causes the acceleration of the box? Clearly the only conceivable force in the horizontal direction is the force of friction। the force of friction ही है जो इस केस में आगे की तरफ उस पर फोर्स लगा रहा होगा। देखो ना, ट्रेन ये थोड़ा सा ठीक से बनाते हैं इसको, ये ट्रेन का कंपार्टमेंट है या बॉक्स रखा हुआ है, ट्रेन आगे बढ़ रही है। ठीक है, ट्रेन आगे बढ़ रही है और ये बॉक्स, ठीक है, क्या कर जाएगा, ये बॉक्स पीछे की अपनी पोजीशन में रहना चाहेगा। ठीक है, अपनी बॉक्स पोजीशन में रहना चाहेगा। ठीक है, लेकिन क्या करेगा, तो रिलेटिव मोशन फिर भी होगा इनमें। तो ट्रेन क्या करेगी, जो ट्रेन का कंपार्टमेंट का जो सरफेस है, ठीक है, ये बॉक्स पे, तो यहाँ पर लगेगा फ्रिक्शन फोर्स जो इसको बॉक्स को ट्रेन के साथ मूव कराएगा। ठीक है, ओके नाउ if there were no friction the floor of the train would slip by and the box would remain at its initial position due to inertia and hit the back side of the। अगर देखो, अगर कोई भी फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता, उस केस में ये बॉक्स अपनी पोजीशन पे होल्ड करके रखता। ठीक है, ट्रेन आगे बढ़ जाती और ये बॉक्स किससे टकरा जाता, अल्टीमेटली बैक ऑफ द कंपार्टमेंट से टकरा जाता, बैक ऑफ द ट्रेन से टकरा जाता। ठीक है, दिस इम्पेंडिंग रिलेटिव मोशन इज अपोज बाय द स्टैटिक। और इसको कौन रोक रहा है, इम्पेंडिंग रिलेटिव मोशन को, फ्रिक्शन रोक रहा है। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन प्रोवाइड द सेम एक्सेलरेशन टू द बॉक्स एज दैट ऑफ द ट्रेन। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो ट्रेन का जो एक्सेलरेशन है, बॉक्स को भी उतना ही एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, और इससे स्टेशनरी है वो रिलेटेड टू द ट्रेन। ठीक है, ओके, इसके बाद रोलिंग फ्रिक्शन की बात करते हैं। A body like a ring or a sphere rolling without slipping over a horizontal plane will suffer no friction in principle। ठीक है, तो एक जो रिंग है या स्पेयर है, ठीक है, जो रोल कर रहा है और हॉरिजॉन्टल सरफेस में, इस पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं लगेगी।
क्यों? देखो, एट एवरी इंस्टेंट देयर इज जस्ट वन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द बॉडी एंड द प्लेन एंड दिस पॉइंट हैज़ नो मोशन रिलेटेड टू द प्लेन। तो ये जो बॉल है, ये स्फेयर है या फिर रिंग है, ये बस एक ही पॉइंट पे क्या है, ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में, एक ही पॉइंट पे ग्राउंड में कॉन्टैक्ट। और ये जो पॉइंट है ना, इसका कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है, इसका इस पॉइंट का कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जिस पॉइंट से ये कॉन्टैक्ट में। ठीक है, आइडियल केस में है ये, रियल में ऐसा नहीं होगा, देखना। ठीक है, तो यहाँ पर ये इन कॉन्टैक्ट में नहीं है, मतलब इसमें कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है, ये इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट की ज़ीरो है, एक ही पॉइंट से कॉन्टैक्ट में। ठीक है, और क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी ज़ीरो है, रिलेटिव मोशन ज़ीरो है, तो क्या है, फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन लगता ही कब है, जब रिलेटिव मोशन होता है, होने की कोशिश होती है। ठीक है, इम्पेंडिंग मोशन होगा तब होगा, और इसमें तो है नहीं, रिलेटिव वेलोसिटी ज़ीरो है, तो कोई भी फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। ठीक है, इन दिस आइडियल सिचुएशन काइनेटिक और स्टैटिक फ्रिक्शन इज ज़ीरो, द बॉडी शुड कंटिन्यू टू रोल विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, तो बॉडी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव होनी चाहिए, आइडियल की सिचुएशन है फिर से। लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, देखो एक्चुअल में फ़र्क आएगा। वी नो इन प्रैक्टिस दिस विल नॉट हैपन, इन सम रेजिस्टेंस टू मोशन रोलिंग फ्रिक्शन डज अकर। ठीक है, और कुछ ना कुछ रोलिंग फ्रिक्शन आता है जो अपोज करता है, इसलिए हमें कांस्टेंट फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, दैट इज़ टू कीप द बॉडी रोलिंग, सम अप्लाइड फोर्स नीडेड। ठीक है, तो कुछ अब ऐसा थोड़ी कि एक बार पुश कर दिया वो चलते ही जाएगा, अब फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उसको रोल करने के लिए। फॉर द सेम वेट रोलिंग फ्रिक्शन इज मच स्मॉलर इवन बाय 2 और 3 ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड द स्टैटिक। लेकिन यह है कि रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो स्टैटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन से तो कम होता है। ठीक है, और इसी के लिए देखो, दिस इज़ द रीज़न वाई डिस्कवरी ऑफ द व्हील हैज़ बीन अ मेजर माइलस्टोन इन ह्यूमन हिस्ट्री। तो डिस्कवरी ऑफ व्हील इतना बड़ा अचीवमेंट, इतना बड़ा माइलस्टोन हमारी ह्यूमन हिस्ट्री में, क्योंकि वो इजी फ्रिक्शन कम है उसमें, रोलिंग फ्रिक्शन, और इजीली हम कम एफर्ट के साथ मूव कर सकते हैं उसमें। ठीक है, कम हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, चीज़ों को टायर लगा के मूव कराना ईजी है। रोलिंग फ्रिक्शन अगेन हैज़ अ कॉम्प्लेक्स ओरिजिन दो समवॉट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ स्टैटिक एंड स्लाइडिंग ओरिजिन। तो इसका भी ओरिजिन हमने देखा था, बहुत सारे रीज़न है। एक रीज़न उसमें क्या है फ्रिक्शन का, जो स्टैटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, कि इंटरलॉकिंग हो जाती है और उसमें जो एटम मॉलिक्यूल में रिपल्शन है उस वजह से, इसका भी कॉम्प्लेक्स ओरिजिन है, थोड़ा डिफरेंट है। ड्यूरिंग रोलिंग द सर्फेसेज इन कॉन्टैक्ट गेट मोमेंटरली डिफॉर्म्ड अ लिटिल। ठीक है, तो जो रोलिंग के टाइम में क्या होता है, जो सरफेस होती है कॉन्टैक्ट में जो बॉडी की, ये डिफॉर्म हो जाती है कुछ। ठीक है, क्या हो जाएगी, डिफॉर्म हो जाएगी। ओके, एंड दिस रिजल्ट इन अ फाइनाइट एरिया नॉट अ पॉइंट। ठीक है, आइडियल केस में हमने बोला एक पॉइंट है, तो डिफॉर्मेशन की बात थी नहीं वहाँ कुछ, तो ये कुछ एरिया इसका ना जो बॉडी का डिफॉर्म हो गया। ठीक है, ऑफ द बॉडी बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस, तो कुछ डिफॉर्म होने पे क्या हुआ, ठीक है, जैसे ये दब गया, सपोज ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, तो कुछ पार्ट ये डिफॉर्म हो गया और इतना पार्ट अब कॉन्टैक्ट में आ गया। तो एक पॉइंट कॉन्टैक्ट में नहीं है इस व्हील का या टायर का, बहुत कुछ एरिया कॉन्टैक्ट में। The net effect is that the component of the contact force parallel to the surface opposes motion। ठीक है, तो जो इस नेट इफेक्ट क्या आएगा, जो कांटेक्ट फोर्स का जो कंपोनेंट पैरेलल है, ये क्या करेगा, रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, इसलिए रोलिंग फ्रिक्शन है। ठीक है, तो डिफॉर्मेशन रीजन है बेसिकली। ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन के लिए। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखना। ठीक है, जो पॉइंट आइडियल केस में जो एक सिंगल मोस्ट पॉइंट है वो तो ज़ीरो है उसकी वेलोसिटी। ओके, वी ऑफन रिगार्ड फ्रिक्शन एज समथिंग अनडिजायरेबल in many situations, like in a machine with different moving parts, friction does have a negative role। ठीक है, तो फ्रिक्शन को हम इनडिजायरेबल बोलते हैं। ठीक है, मूविंग, लेकिन ऐसी भी सिचुएशन है, मतलब इसमें नेगेटिव रोल तो है इसका ना, जो मशीन के पार्ट वेयर एंड टेयर होते हैं, घिसने लगते हैं। ठीक है, इट ऑपोजिट फ़ायदे भी है, ऑब्वियसली बात है, फ़ायदे भी। देखो, वॉक की फ्रिक्शन की वजह से कर पाते हैं। ठीक है, if it opposite relative motion and thereby dissipate power in the form of heat। तो है ना, तो रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, हीट जनरेट होगी, ओके, और पावर डिसिपेट होगी, अनडिजायरेबल है। लुब्रिकेंट आर अ वे ऑफ रिड्यूसिंग काइनेटिक फ्रिक्शन इन मशीन। तो लुब्रिकेंट से क्या करेगा, फ्रिक्शन
रिड्यूस हो जाएगी, इरेगुलरिटीज़ कम हो जाती है, सिर्फ फ्रिक्शन कम हो जाएगा। अनदर वे इज़ टू यूज़ बॉल बेयरिंग बिटवीन टू मूविंग पार्ट। तो बॉल बेयरिंग यूज़ करते हैं मशीन के पार्ट में, ठीक है, ताकि वेयर एंड टियर ना हो। Since the rolling friction between ball bearing and the surface in contact very small, power dissipation हुआ ना, तो अब ये दिख रहा है जो रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है स्टैटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, इसलिए बॉल बेयरिंग का यूज़ करते हैं। A thin cushion of air maintained between solid surface and relative motion is an effect of reducing फ्रिक्शन। तो एक एयर का एक थिन कुशन बना देंगे दो बॉडी सॉलिड सरफेस के बीच में, उससे भी फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन रिड्यूस हो जाएगा और फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा। इन मैनी प्रैक्टिकल सिचुएशन हाउएवर फ्रिक्शन इज क्रिटिकली नीडेड, ठीक है। तो जैसे किस में नीड होगा फ्रिक्शन की, काइनेटिक फ्रिक्शन दैट डिसिपेट पावर इज नेवरदलेस इंपॉर्टेंट फॉर क्विकली स्टॉपिंग रिलेटिव मोशन, ठीक है। तो काइनेटिक मोशन की वजह से क्या होगा, जो दो बॉडीज़ है वो रेस्ट में आ पाएगी, वो ब्रेकिंग तभी लग पाती है, ब्रेक्स का यूज़ है ना। तो देखो जो बॉडी, जैसे ये एक व्हीकल है, कार बनाने की कोशिश की थी बट बनी नहीं मुझसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आप समझ गए होंगे यहाँ, ठीक है। तो जब ये मूव कर रही है, ठीक है, मूव कर रही है, ठीक है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये जो कार है ये मूव कर रही है, तब यहाँ पर क्या आएगा, जो रिलेटिव मोशन है, जो फ्रिक्शन है वो क्या करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन इसको अपोज करेगा, ठीक है। देखो ग्राउंड क्या करेगा, ग्राउंड चाहेगा कि ये जो बॉडी है, ये बॉडी है, इस पर फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा और स्टॉप करने की कोशिश करेगा उसको। तो ब्रेकिंग काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से ही एप्लीकेबल हो पाती है। सिमिलरली इट इज़ मेड यूज बाय brakes in machine and automobiles. Similarly, static friction is important in daily life. We are able to walk because of friction, मैंने बताया अभी। It is impossible for a car to move on a very slippery road, है ना। अगर देखो स्लिपरी रोड में कार मूव कर पाती नहीं, वो मूव कर, हम नहीं मूव कर पाते, तो फ्रिक्शन की वजह से हम चल पाते, गाड़ियाँ चल पाती है फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। ऑन एन ऑर्डिनरी रोड द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स इन द रोड प्रोवाइड द नेसेसरी एक्सटेंट ऑफ टू एक्सीलरेट द कार, ठीक है। रोड में जो फ्रिक्शन ही क्या करता है, टायर को मूव कराता है, ठीक है। नहीं तो अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो टायर क्या करता है, उसी जगह पे रोटेट होता रहता, ठीक है। तो फ्रिक्शन ही क्या करता है, इसको आगे बढ़ाता है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट सर्कुलर मोशन की बात वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।